स्टार्टिंग स्पेसिमेन पेपर ओ लेवल मैथ्स 2025 का स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है। 2 आवर्स इज द टाइम और जो मार्क्स हैं वो है हमारे 100 मार्क्स, ठीक है। चलें, सबसे पहले तो ये देख लें फॉर्मूला शीट। दीज आर द फॉर्मूलाज जो क्वेश्चन में गिवन होंगे पेपर में। इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये सारे कंप्लीट नहीं है फॉर्मूलाज, ये कुछ हैं, ये दिए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा विदाउट कैलकुलेटर है ये, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। राइट 2.70486 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये आएगा 2.7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस 4 को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.705। सिंप्लीफाई 10y माइनस 2y प्लस 5y। कितना आसान क्वेश्चन, 3 के मार्क्स हैं। 10y माइनस 2y कितने हो गए, 8y। 8y प्लस 5y 13y, आंसर 13y, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द बार चार्ट शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। राइट डाउन द मोड। मोड क्या होता है, मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 9 की। आंसर 9 आएगा। बहुत सारे बच्चे 6 लिख देंगे। 6 इज नॉट द आंसर। 6 पता चल रहा है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बट आंसर क्या होगा, 9। 9 हमेशा जो मोड, मीन मीडियन मोड जो है वो एक्स एक्सिस से आता है। आपको ये पूछा हुआ है कि किसके जो है कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कुछ नंबर की, आप बोलोगे 9 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। कितनी फ्रीक्वेंसी ये नहीं पूछनी है, ठीक है। आपको ये बताना है 9 इज द आंसर। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम ऐड करते जाएंगे। इसके कितने हैं, नहीं 2 है ना इसके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है फ्रीक्वेंसी है, इसके 2 हैं, इसके 3 है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 6, सॉरी ये वाला, हाँ 6, और फिर आखिर में वापस 5। सब ऐड कर लो। सारे के सारे ऐड करने क्या बनेगा, 25। फाइंड द मीडियन स्कोर। मीडियन स्कोर के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन इज द मिडिल नंबर, मिडिल वाला नंबर निकालना है। अगर मैं ये देखूँ टोटल कितने बनते हैं, 25 बनते हैं ना। अच्छा एक काम ये करेंगे, 25। अच्छा मीडियन के लिए ना एक सबसे बेसिक आसान से आसान तरीका पता है क्या है, कि इसको 25 है ज्यादा तो नहीं, इसको एक काम करो उसमें कन्वर्ट कर दो, अनग्रुप में कर लो। तो अब ये 4 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा आ रहा है। 5 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा। 5 5 5। 6 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 मरतबा। 7 7 7। फिर 8। अच्छा एक काम ये कर सकते हो, अगर या तो पूरा ही लिखें, अब 8 भी 5 टाइम्स है, 9 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, और 10 5 टाइम्स है, मतलब 10 10। मैंने पूरा अनग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। क्यों करा है मैंने, पता है, छोटा नंबर था, इतना बड़ा तो नहीं था, 25 ही थे। अब मुझे मिडिल वैल्यू निकालनी है, मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब ये होता है मिडिल वैल्यू, जितने यहाँ से भी 12 कट करेंगे, यहाँ से भी, टोटल कितने 25 है ना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, एक तरफ से 12 कट हो जाएंगे, दूसरी तरफ से भी 12 कट हो जाएंगे, बीच में जो बचेंगे वो क्या होंगे, मीडियन। अच्छा इसको जो है ना, एक तरीका तो ये था कि मैंने मिडिल नंबर निकाला ना, मैंने कहा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ से कट हो गए, 12 कट हो गए हमने के हमारे, ठीक है। तो हमारा जो है कहते हैं फाइनल आंसर क्या बच जाएगा, 8 इज द फाइनल आंसर। अच्छा एक मिनट रुके जरा। अच्छा दूसरा तरीका पता है क्या था इसका, इसका दूसरा तरीका ये था कि मैं ये करता भाई, ये जो है ना कहते हैं n+1 मल्टीप्लाई बाय 50%। n क्या है मेरा, 25+1 मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी कि मुझे पता चल रहा है 13th वैल्यू, यानी कि जो 13th वैल्यू है वो क्या है मेरा, मीडियन है। तो 13th वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मैं यूं देखूंगा, देखो मैं कहूंगा भाई जो अगर ये जो है 4, 13 4 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा। फिर 5 कितनी मरतबा आ रहा है, बोल रहे हैं 3 मरतबा। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। फिर 6 एक मरतबा आ रहा है, कितने हो गए, 6 हो गए। मुझे 13th नंबर निकालना है कौन सा। 7 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। और फिर उसके बाद 8 आ रहा है 5 मरतबा। तो 9+5 मतलब ये कि अब सारे के सारे जो हैं वो क्या है, 8 ही है। तो 13th नंबर भी क्या हुआ, अगर मैं सीक्वेंस में ही करूँ ना, तो मेंटली भी कर लूँ दिमाग में तो भी ठीक है।
डायरेक्ट आंसर इसमें लिख सकते हैं, इससे 1 मार्क का ही है। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है अ स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशंस ऑफ टाउन ए एंड बी। ठीक है, टाउन बी इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, द स्केल इज अ ड्राइंग ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, टाउन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी। ईस्ट का मतलब क्या होता है, राइट होता है या लेफ्ट होता है? राइट, मतलब टाउन सी जो है यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, इट इज 25 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बी। ये क्या बात है, 25 किलोमीटर फ्रॉम ए, 25 किलोमीटर, इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है, 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर है, 5। अगर 25 किलोमीटर होगा डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यानी कि 5 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। और दूसरा वाला जो है 40 किलोमीटर है, तो इसकी कितने की बनेगी, 40 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। अच्छा यानी कि ए बी जो है, कौन सा है ये, सी बी, ये सी इज 25 किलोमीटर फ्रॉम ए, यानी कि ये ए सी हो गया, और सी इज 40 किलोमीटर फ्रॉम बी, इसका मतलब ये हो गया बी सी। अब आप लोग जरा देखें, ए सी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और बी सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 8। यानी कि मुझे ऐसा पॉइंट तलाश करना है, जरा गौर से सुनो मेरी बात, ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है तो यहाँ से 5 हो और यहाँ से क्या हो, 8 हो। अब ये कैसे करेंगे, कंपास चाहिए होगा। देखो अगर स्केल से करोगे ना, प्रॉब्लम पता है क्या है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी, मैंने स्केल रखा हुआ ऐसी एक लाइन बनाई, 5 सेंटीमीटर तो कर दिया, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से भी 8 हो, या तो मैं 2 स्केल रखने पड़ेंगे, ऐसे सेट करना पड़ेगा कि यहाँ से 5 और यहाँ से 8 दोनों बातें एक साथ फुलफिल हो, वो पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या है, इसका आसान तरीका क्या होता है कि भाई देखो एक कंपास रखा आपने यहाँ पर, सोचो जरा गौर से मेरी बात सुनो, लेकिन अंदाजे से अभी फिलहाल कंपास नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ कंपास रखा आपने, कंपास को कितना खोलोगे आप, कंपास को 5 सेंटीमीटर समझो आपने खोल लिया, कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब यहाँ पर एक आपने आर्क लगा दिया, एक निशान लगा दिए कंपास से। अब आप कंपास को ओपन करोगे कितना, 8 सेंटीमीटर, यहाँ बी पर रखो, 8 सेंटीमीटर तक खुला, एक और निशान लगा दो। जहां ये दोनों कट करेंगे ना, ये जो हमने आर्क लगाई है, निशान में कह रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड आर्क। ये दोनों आर्क जहाँ कट करेंगे ना, वो एग्जैक्टली वो पॉइंट होगा जो दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो, तो यहाँ से 5 भी है और वहां से 8 भी है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये, पहले आपने जो है ये एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, और दूसरी आर्क यहाँ से आपकी लग गई 8 सेंटीमीटर की। ये मैंने अंदाजे से बना दिया बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेगा, थोड़ी देर वेट। अच्छा भाई, नाउ मेजर द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, मेजर द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। बेरिंग का मतलब एंगल, ये एंगल मेजर करना। अब एंगल किस तरह मेजर करोगे, आप डी रख दोगे, यहाँ पर डी रखोगे, और आप देख लोगे जो भी एंगल बन रहा होगा, ये जो आंसर होगा वो आप लिख दोगे। ठीक है, मेजर द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, फॉर एग्जाम्पल जब एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये कोई 60 डिग्रीज जैसा लग रहा है, 70 डिग्रीज लग रहा है। अच्छा भाई, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 9, रेसिप्रोकल ऑफ 9 क्या होगा, 1/9। 4 डिग्री का उन्होंने वो भी दिया हुआ है आपको मार्जिन। अच्छा भाई, एक्चुअली जो है मार्किंग स्कीम में इसका आंसर आ रहा है तकरीबन 123 से लेकर 127 तक की रेंज है। अगर आपका इस रेंज में आंसर है तो इट इज ओके। ठीक है, जब आप कंपास से एक्यूरेटली बनाओगे ना तो आपका सही ही आएगा आंसर। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, क्योंकि ये 123 का मतलब है कि थोड़ा नीचे की तरफ होगा सी। जब हम कंपास से बनाएंगे ज्यादा एक्यूरेट ही बनेगा। 123 आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये आंसर है। फॉर एग्जाम्पल 125 आ गया हमारा। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ये टेढ़ा नहीं, आपको तो सी चाहिए ना, आपने पहले यहाँ से एक आर्क लगाई और दूसरी आर्क लगाई। कंपास अगर आप खोलोगे ना तो आप देखोगे कि आपको ये देखना है कि जहां दोनों इंटरसेक्ट भी करें। अगर आपने यहाँ 5 लगाई फॉर एग्जाम्पल, तो अब 8 सेंटीमीटर पे ये टच ही नहीं कर रहा होगा, तो आपको आर्क को थोड़ा एक्सटेंड करके नीचे तक ले जाना ही पड़ेगा। जहां कट करेगा ना वहां तक आर्क एक्सटेंड कर लेगा।
पहले आप पूरा नहीं लगाओ, पहले आप छोटी सी आर्क लगाओ, अंदाजे से लगा लो, आपको लग रहा है कि यार यहाँ तक आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर आर्क लगाई, लेकिन फिर आपने फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत गंदगी हो जाएगी, पूरा घुमा दोगे ना आर्क, अंदाजे से पहले एक छोटी आर्क लगा लो। ज्यादातर ये होता है कि आपका अंदाजा गलत नहीं होता मोस्टली, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मैच ही नहीं कर रहा, तो फिर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। फिर दोनों को तो नहीं करना पड़ेगा ना एक्सटेंड, एक को ही करोगे फिर। ठीक है चलो, और वर्क आउट द रेसिप्रोकल ऑफ 9, 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। नाउ वर्क आउट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा एक काम करेंगे ना, 2 4 का क्या हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अच्छा एक काम ये कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इसको 2/10 कर लो और 4/10 कर लो, तो ये आसान हो जाएगा आपका। 2 4 8/100, 0.08 इसका आंसर। इसका आसान तरीका, जब भी रूल ये डेसिमल को एक स्टेप आगे ले जाओगे ना, नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ भी डेसिमल को आगे ले जाओगे, नीचे 10 आ जाएगा। 2/, आपस में डिस्कशन कोई भी नहीं करेगा। 2/10 और 4/10, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, 8/10 आ गया। अब 0.08, 8/10 हो जाता है 0.08। देन 1/3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 7/6। अब देखो इसमें बॉड मास का रूल अप्लाई होगा। बॉड मास का रूल क्या होता है? पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये डिवाइड वाला सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। जब एक चीज डिवाइड हो रही है ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। 1/3 प्लस 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, 7/6 की जगह 6/7। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, एक मिनट, इसको पहले सॉल्व कर लो। करो जरा सॉल्व। तो ये बन जाएगा 2 6 12/21। ठीक है, बहुत से तरीकों से। अब जो है ना, कहते हैं ये आपका हो गया। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एक जगह 3 है और एक जगह 21 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 7। एक सेकंड वेट, एक सेकंड वेट प्लीज। 12 और 7, 19/21 फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा भाई चलो, 19/21 हो गया, आगे चलते हैं। फैक्टराइज 12ab - 3a²। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3a कॉमन लेना पड़ेगा, और 4b - 3a कॉमन लेना पड़ेगा, 4b - a। बस ये आंसर हो गया, कॉमन लेना है बस आपको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Maya has a spinner with 4 sections numbered 1 to 4. She spins the spinner 200 times. Her results are shown in the table. Write down the relative frequency of the spinner landing on two. Relative frequency का फॉर्मूला होता है, relative frequency is equals to frequency upon total frequency. ठीक है, relative frequency is equals to frequency upon total frequency. ठीक है, अटेंशन एवरीवन। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? लैंडिंग ऑन टू, टू की फ्रीक्वेंसी 70 है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 200। बस कैंसिल आउट कर देंगे, 7/20 इज द आंसर। Meyer says that this frequency is a good estimate for the probability of a spinner on landing two. Explain why she is correct. अच्छा भैया, ठीक है, अब आप ये बोलोगे, नेक्स्ट इसका आंसर लिखवा रहा हूँ, वैसे तो बहुत ऑब्वियस है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या है? सेम ही है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आप ये कह सकते हो, द फॉर्मूला फॉर relative frequency and probability is almost same
Therefore, she is correct. अगर तुमने दो आंसर लिखे ना, तो जो सेकंड वाला आंसर होगा वो कंसिडर, ये रूल है। अगर एक बच्चे ने दो आंसर लिखे ना, तो सेकंड आंसर कंसिडर होगा, पहला नहीं। मतलब वो अज्यूम करेंगे कि भाई बच्चे ने पहले का एक आंसर लिखा, अब उसको लग रहा है ये गलत है, उसने दूसरा आंसर लिख दिया, तो वो पहले वाले को काटना भूल गया, तो ये समझेंगे। ठीक है, तो यही है। चलें भाई, जो खाली छोड़ दे उसको बोलते हैं यार, बहुत पसंद करते हैं वो लोग, बोलते हैं आप अगली दफा वापस आइएगा अगले साल। Maya spins the spinner 500 times. Find the number of times Maya should expect the spinner to land on to. Maya spins the spinner 500 times. Expected number, जब भी expected number होता है ना, expected number का फॉर्मूला होता है, तो E of x कहते हैं n मल्टीप्लाई बाय p। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर के लिए क्या होगा, जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी निकाली है, इसको मल्टीप्लाई बाय इससे कर देंगे 500। आई रिपीट वंस अगेन, ये बोल रहे हैं माया ने स्पिन किया कितनी दफा, 500 टाइम। अच्छा, कितनी मर्तबा जो है वो 22 पे लैंड करेगा। एक बात बताओ, जब हमने 200 मर्तबा स्पिनर स्पिन किया था तो कितनी दफा आ रहा था, 70। तो 500 पे क्या होगा, हम ये करेंगे जो उसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली ना, बस उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ना भी लिखो, बस मल्टीप्लाई बाय 500 कर। ठीक है, इस बात को समझ लो कि भाई देखो, जो भी आपने उसकी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली ना, बस उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो, कितनी दफा स्पिनर स्पिन कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 70 आ जाएगा, देखो। तो इसीलिए 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 50, 2 1 2, 25, 175 इज द आंसर। 7/20 कहाँ से आया, ऊपर निकलवाया था ना उन्होंने हमसे, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलवाई थी ना 2 की। तो बस रूल ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकलवाई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा स्पिनर को स्पिन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला असल में एनपी है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। दूसरा ये क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे होगा कि अगर मैंने 200 टाइम्स स्पिनर को स्पिन किया, यहाँ टेंशन रखो, अगर मैंने स्पिनर को 200 टाइम्स स्पिन किया तो कितना आया था, 70 टाइम्स, मेरा 2 आया था। 500 टाइम्स स्पिन करूंगा तो कितनी दफा आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक मेथड याद रख लो, इतने सारे, वैसे सच बताऊं आखिरी दिन इतने सारे मेथड डिस्कस नहीं करूँ, एक याद रखो, एक, सब एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर तुमने कोई किसी और से किए और आंसर सही आया तो आप सबको कंफ्यूज मत करो उस वक्त। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी इज सच दैट, एक लाइन पी की इक्वेशन दी हुई है, एक लाइन क्यू की इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी। लाइन पी का ग्रेडियंट बताओ, 5x + 2y = 13। ये इक्वेशन ऑफ लाइन पी है, इसका ग्रेडियंट बताओ। देखो, ग्रेडियंट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपके पास पॉइंट हो तो y2 - y1 x2 - x1 आप कर लो, सही है। दूसरा तरीका क्या होता है, बस इक्वेशन में से सब्जेक्ट बना लो, y = mx + c की फॉर्म में ले आओ इक्वेशन को। mx + c की फॉर्म में लेकर आओ उसको, जरा क्या होगा, y = mx + c की फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2y - 5x + 13, y = -5x + 13/2। ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -5/2। ग्रेडियंट क्या होगा, -5/2। बस ग्रेडियंट ये होता है ना, y = mx + c, जो x के साथ होता है ना, बस वो ग्रेडियंट होता है। बताओ अगर x के साथ क्या है, -5 है और /2 भी है। भाई ये 5 उधर जाएगा ना, जो सामने वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगा, हम तो y को सब्जेक्ट बना रहे हैं ना, y को सब्जेक्ट बना रहे हैं, 5x को वहां भेज देंगे, जब वहां भेजेंगे तो ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, -5, और फिर नीचे जाकर /2। ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो अब x के साथ क्या है, ये -5/2 भी आएगा। ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली।
सॉल्व करेंगे, देखो ये 5x+2 और y की जगह ये डल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को आपस में सॉल्व करना, इक्वेट करना। लिसन, सामने बोर्ड पे अटेंशन। एक क्वेश्चन मिस हो गया ना, मेरे साथ टेंशन रखो वरना सब मिस होता जाएगा। शाबाश, जल्दी से। देखो ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने क्या करना है, इनको जो है क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर, पी वाली इक्वेशन के अंदर y की जगह नीचे जो y की वैल्यू लिखी हुई है ना, जो एक्सप्रेशन लिखा वो डाल दी। 5x+4x-14 = 13। 5x+4x क्या हुआ, हॉस्पिटल से क्यों आए हो, खैरियत? अल्लाह खैर करे, डॉक्टर हो तो क्यों गए थे? अम्मी अब्बू बड़े हैं, घर के देख लेंगे वो लोग, अपनी पेपर की तैयारी करो। अच्छा भाई, 9x-14 = 13 क्या हो जाएगा ये? 27x = 3। बेटा इस वक्त, कल तुम्हारा पेपर है, इस वक्त तुम्हें सब कुछ छोड़ के अपनी फिक्र करनी है, ठीक है? कल को मदद करने नहीं आएंगी तुम्हारी क्लास पेपर में। अल्लाह ताला उनके लिए घर बैठे दुआ करो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी, किसी मेथड से भी कर आंसर ये आना चाहिए। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई हमारी। सब लोग, आप लोग प्लीज मेरे साथ रहें, इस वक्त मेरे पास जो है ना ये टाइम नहीं है कि आप लोग आपस में डिस्कशन करें, चुप कराता रहूं मैं। हम आगे बढ़े साथ, बिल्कुल तवज्जो के अटेंटिव रहोगे, एक दफा में बात समझ आ जाएगी। बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधा सीधा मैंने क्या किया है, y की जगह सब्जेक्ट y की वैल्यू पुट करी है और x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम y निकालेंगे, y = 2x-7। इसमें डाल दिया ना मैंने यार, क्या हो गया अचानक से ऐसे हैं आवाज निकल आती है, पता नहीं क्या कर दिया। सामने सामने सब कुछ है। x की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, 2 3 = 6, 6 - 7 -1। 6 - 7 ना, छोटा नंबर से बड़ा माइनस हो रहा है, 3, -1। Find the coordinates to point of intersection of P and Q. अच्छा ये जो है ना, एक मिनट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q, ये मैंने सी पार्ट का आंसर है ये, जो सॉल्व किया ना हमने, ये जो हमने सॉल्व किया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q, सी पार्ट का आंसर हमने सॉल्व किया। ठीक है, बी पार्ट मिस हुआ। बी पार्ट में क्या बोला हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Q विद द एक्स एक्सिस। जरा देखो गौर से बच्चों, देखो एक लाइन मेरी पी, इक्वेशन ऑफ पी थी, इक्वेशन ऑफ क्यू थी, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व किया हमने। ठीक है, ये सी पार्ट का आंसर है, इसको नीचे शिफ्ट कर दो। तुम लोग काट के लिख दो, कर लो कुछ ना कुछ मैनेज कर लो, तुम लोग अक्लमंद हो, इतने बेवकूफ नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट के अंदर देखो क्या बोला हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू विद द एक्स एक्सिस। याद रखना, एक्स एक्सिस पर y = 0 होता है। जब भी एक्स एक्सिस बोला होगा, एक्स एक्सिस मींस y = 0। अगर y एक्सिस बोला होगा तो x = 0, उल्टा हिसाब है। एक्स एक्सिस में y 0 होता है, तो बस जो है ना, लाइन क्यू की बात हो रही है। y = 2x - 7 और y की जगह क्या डालना है, 0, तो वहां भेज दो। x = 3.5, 7/2 करेंगे 3.5। फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुनो मेरी बात। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन क्यू। लाइन क्यू की बात करिए, तो लाइन क्यू की इक्वेशन उठा ली मैंने, और विद द क्या बोला हुआ है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो y की जगह 0 डाल दें, आ गया आंसर। तो बेटा ये कितने ना, y की जगह 0 आपको पता है ना, ये x आ गया है, तो 3.5 0। ठीक है, y की वैल्यू 3.5 है, x की वैल्यू 3.5 है, y की वैल्यू 0। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी और क्यू, ये हमने सॉल्व कर लिया, नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी। ABCD कौन सा शेप है बताओ, ये पूरा बोलें शाबाश जल्दी से। दिस इज अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपल के बोला हुआ है, तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था लेकिन
हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है भाई? हाइट है 8, सम ऑफ पैरेलल साइड 26 प्लस 14, 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया हमारा? 160। नाउ कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर्स। के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए पता है क्या होगा? वॉल्यूम के लिए होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मुझे किसी की आवाज ना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाला, ये 160 है। ये जो सामने वाला फ्रंट फ्रंट व्यू होता है ना, जो फ्रंट व्यू, वो क्रॉस सेक्शन ही कहलाता है। और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? लेंथ से। 4800 ये है। अभी जो हमारा आंसर आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 1000 से करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आंसर ये 4800 आ रहा था, 48,000 आ रहा था। 160, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.8 लीटर। आंसर जब भी लीटर में बोला होगा तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द कंटेनर। ठीक है, पहले मीटर, पहले सेंटीमीटर में करते हैं, फिर डिवाइड बाय 1000 मीटर तो। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करना है आपको? सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? जरा ये देख लो, कहीं तो ओपन तो नहीं है ये क्या बोला हुआ है? ऊपर से ओपन है। ऊपर से अगर ओपन है ना, तो सरफेस एरिया में हम सिर्फ 5 साइडें लेंगे, 4 कोने और एक जमीन। ऊपर वाला टॉप नहीं लेंगे। ठीक है। जो ओपन होगा वो सरफेस एरिया में नहीं आएगा। तो अब देख लेते हैं जरा, ये वाली साइड पे, फ्रंट पे तो आपके पास क्या है? ट्रेपीजियम निकाला हुआ है ना हमने। बैक पर भी ऐसे ही ट्रेपीजियम होगा। साइड में क्या है? ये रेक्टेंगल है ना। साइड में देखो, रेक्टेंगल है। हाँ, ये बात भी है। पैरेललोग्राम लग रहा है वैसे, ये बात भी ठीक है। पैरेलल टेढ़ा है ना, ये लेंथ सीधी नहीं है ये। ठीक है। साइड पर जो है, ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम है तो ये लेंथ ऐसे निकालनी पड़ेगी आपको। अच्छा भैया, उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हाइट 8 दी हुई है तो यही हो जाएगी, सही है। ये हाइट दी हुई है ना, 8। ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो, यहीं पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर कॉपी कर लेंगे। देखो, पहले तो अगर मैं देखता हूँ कि एरिया ऑफ, मुझे सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा? ट्रेपीजियम का कितना निकाला था हमने? 160 निकाला था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है। इस साइड पर, राइट वाली साइड पर क्या होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 8। सही है, 30 मल्टीप्लाई बाय 8। और जो है साइड पे भी ऐसे ही होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। और नीचे बेस में क्या है? बेस में तो रेक्टेंगल है, 30 मल्टीप्लाई बाय 14। इन सब का टोटल ऐड कर लो तो 320 हो गया। अलग अलग कर लो ना, 160 इंटू 2, 320 हो गया। 30 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 240 मल्टीप्लाई बाय 2, 480 हो गया। 30 इंटू 14, देखो कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। 30 इंटू 14 करना मुश्किल है, 30 इंटू 15 कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है 30, हाँ यूं भी हो सकता है, 14 3 था 42, और जीरो लगा दो, 420 हो गया। वरना आप ये कर सकते हो, तो क्या कह सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं, 450, 30 माइनस कर लो। किसी भी तरीके से थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। 420, अब इन तीनों को प्लस कर लो। अब 420 और 480 कितना बन गया? ये 900 बन गया ये। ठीक है, और 320, 900 और 320,
1220। अच्छा, ये जो आंसर आया हमारा सेंटीमीटर में आया, क्या इन्होंने इसी सेंटीमीटर में ही मांगा है या किसी और में मांगा है? बस सही है, फिर यही आंसर है। देखो मार्क्स भी 6 मार्क्स दिए हैं, थोड़ी मेहनत करवाई है लेकिन 6 मार्क्स भी दिए हैं। देखते हैं आगे क्या है। अब mathematically similar container has a height of 16 centimeters. Calculate the total surface area of the inside of the container with a height of 16. क्या करेंगे, एक और कंटेनर है। अब A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2, या हाइट है तो H1/H2 कर लो, H1/H2 का होल स्क्वायर। अब इस वाले कंटेनर का सरफेस एरिया हमारा कितना है, 1220। ठीक है, ये A1 हो गया, अपॉन A2 हमें नहीं पता। L1 हमारी जो है हाइट 1, H1 कितना है, 8 है। इस कंटेनर का हाइट कितनी है, 8 है, दूसरे कंटेनर की 16। पहले एक काम करो, स्क्वायर करने से पहले ना जितना सिंपलीफाई हो रहा है सिंपलीफाई कर लो, कट कर लो ताकि इजी हो जाए। 8 1 8 2 पहले कर लो, फिर स्क्वायर करेंगे। आई रिपीट वन सेकेंड, देखो ये क्या फॉर्मूला है, A1/A2 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। A1 किसको कहेंगे, अभी जो हमारा निकला हुआ है आंसर सरफेस एरिया, उसको A1 कंसिडर कर लिया। और इस वाले शेप के जो हाइट है वो कितनी है, 8। A1 के सामने 8 आ गई। और जो निकालना है हमें A2 नहीं पता, उसके सामने उसकी हाइट कितनी है, 16। तो बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, 1220 इज इक्वल्स टू A2। 4880। अच्छा भाई चलें। Gray squares and white squares are used to make pattern in a sequence. The first three are shown. Pattern 4 is incomplete. Shade squares in pattern 4 to continue the sequence. अब देखो ये पैटर्न्स बने हुए हैं, फोर्थ वाले का पैटर्न बनाओ क्या होगा। देखो ये मिड पॉइंट पे बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो बीच वाले बन रहा है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 5 वाले बनेगा, जो बिल्कुल सेंटर वाला है ना, उस पर बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये बन गया हमारा, शेड हो गया ये। अब शेड तो हमने कर लिया, अब पैटर्न देखो जरा। नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स कितने हैं, पहले 4 थे, फिर 7 हैं, 10 हैं, 3 3 बढ़ हैं, 13 हो जाएंगे, फिर 16। नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर 2 थे पहले, फिर 8 हो गए, फिर 18 हो गए, कितने कितने बढ़ते जा रहे हैं, 6 बढ़ गए, 10 बढ़ गए, 14 बढ़ेंगे मेरे ख्याल से। पहले कितने बढ़े हमारे, 6, फिर हमारे कितने बढ़े, 10। अगर यूं देखें तो पहले 6, फिर 10, तो फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, 14 इंक्रीज, 14 इंक्रीज होने चाहिए। गिन ले जरा, एक दफा गिन भी लेते हैं ना, चलो वेरीफाई कर लेते हैं ये वाले। 1 2 3 4, और ये 4, हाँ तो 16 यहाँ होगा और 16 यहाँ होगा, सही है ना। पहले हमने कितने, 6 का डिफरेंस है, 10 का, 14 का डिफरेंस है, अब कितने का होगा, 18 का डिफरेंस होगा, 50 में। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स इन पैटर्न। एक्सप्रेशन की बात कर लो, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन। अब एक्सप्रेशन के लिए जो है नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स की बात हो रही है ना, याद रखो, देखो ग्रे स्क्वायर्स के अंदर कॉमन डिफरेंस है। जब एक कॉमन डिफरेंस होता है ना, जब कॉमन डिफरेंस होता है तो हमें फॉर्मूला लगता है A+D × n−1। कॉमन डिफरेंस के अंदर फॉर्मूला लगता है A+D × n−1। फिर A इज द फर्स्ट टर्म 4 है, D इज द डिफरेंस, डिफरेंस 3 है, और n-1।
4 + 3n - 3। आंसर है 3n+1। ए और डी क्या चीज है? माशाल्लाह तुमने शायद पढ़ा ही नहीं है टॉपिक। ए इज द फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला से जब लगता है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये कब लगता है? जब एक कॉमन डिफरेंस है। ये फॉर्मूला उस सूरत में लगता है बेटा, सवाल पूछ के तो सामने फेस करो, मुंह नहीं छुपाओ। मैं बता रहा हूँ, मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वक्त जो मैक्सिमम आपको बता सकूं। जो मुझे लगेगा नहीं यार इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो मैं कहूंगा आप लेक्चर देखो उसका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा बता दूंगा। देखो इसमें क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला सिर्फ जब अप्लाई होता है जब आपके पास एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस हो, जैसे कि ये वाली सीक्वेंस थी ग्रे वाली, इसमें अप्लाई होगा। नीचे वाले में ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। नीचे वाले में पहले दो 6 का फर्क डिफरेंस है, फिर 10 का, फिर 14 का, मतलब डिफरेंस चेंज हो रहा है ना। डिफरेंस चेंज हो रहा होगा तो उसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं। उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो कब लग सकता है? जब एक सेम डिफरेंस है। डिफरेंस जब चेंज हो रहा होगा उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। वहीं पर देख के कोई आपको अपने हिसाब से कुछ जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर तुक्का लगाना। उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको अंदाजे से करना है। मैं बताऊंगा सेकंड पार्ट में कैसे करना है। लेकिन जब एक फिक्स नंबर ऐड या लेस हो रहा है उसके लिए तो ये पक्का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये अक्सर आता है। अब आप देखते हैं नीचे वाला, देखो जरा, इसमें उन्होंने, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स का ना। अब हमें खुद से जरा सोचना पड़ेगा केस टू केस, कैसे बनाएं जरा। आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी चीज ऐसी देखो जिससे ये हो जाए। अगर मैं देख रहा हूँ मुझे कनेक्ट किससे करना है, इस वाले से। अगर मैं ये देखूं तो क्या हो रहा है, ये 1 × ये दो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से। फिर 8। अगर इस तरीके से हम कुछ को मैच कर लें अगर, तो क्या करूंगा मैं, n × अगर हम ये देखें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको जो है ना डायरेक्टली सोचना है, मतलब कोई फिक्स आंसर नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, अपने हिसाब से कोई ना कोई मेथड सोचना है कि कोई मैं किस किस मल्टीप्लाई करूं तो ये मैच हो जाए। ऊपर वाली लाइन तो n है। अगर मैं स्क्वायरिंग पे जाऊं तो कुछ बनेगी बात। n² × 2 कर लूं तो देखो, देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए। मैंने देखा कि यार ये मल्टीप्लाई वाले में कुछ बात बन नहीं रही, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो एक काम करता हूँ, अगर मैं करूँ स्क्वायर कर लूँ। ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 2 नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब देखो, अब एक बात, मुझे कॉमन बात मिल गई है, हर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। जरा मेरी बात को गौर से सोचो, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, जरा गौर से मेरी बात को सोचो। मैंने पहले सारे स्क्वायर निकाल दिए। 1, 4, 9, 16, 25। अब जरा देखो, कुछ कॉमन बात मिल रही है? मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय। ये भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय। तो इसका मतलब ये हो जाएगा n² × 2। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज -2, 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? वेक्टर ए बी इज 5 - 1। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज -2, 3। वेक्टर ए बी इज दिस। ठीक है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। अच्छा देखो, एक बात बताओ कि जो है ना, क्या कहते हैं, हमें ये पता है कि ये ए बी इजिकल्स टू क्या लिखा हुआ है? बी सी। अब जरा अटेंशन रखें मेरी तरफ, याद रखना, अगर मुझे बी सी निकालना है ना, बी सी, मुझे क्या करना पड़ेगा? C - B। इसी तरीके से अगर मुझे ए बी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? B-। ये रूल है, देखो, जब भी कोई वो वेक्टर निकालना होता है ना, वेक्टर ए बी निकालना है तो क्या करेंगे? B - A। बी सी निकालना है तो क्या होगा? C - B। सेकंड अल्फाबेट में से फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब इसको यूज करते हुए हमें ये निकालना है। हमें चाहिए क्या? ये सी चाहिए। अब प्रॉब्लम पता है क्या? ए बी दिया हुआ है और ए के दिए हुए हैं। एक काम करना पड़ेगा, पहले बी भी निकालना पड़ेगा। पहले अगर ए बी का रखो जरा, ए बी इजिकल्स टू क्या है? 5 और -1। और मैं यार दूंगा ए बी की जगह 5 और -1। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ।
आप लोग प्लीज खामोश रहेंगे, सिर्फ देखेंगे। मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ए बी के सामने क्या आएगा, बी माइनस, बोले क्या आएगा, बी माइनस ए। अच्छा बी मुझे नहीं पता, ए तो पता है ना, ये रहा, ये ऊपर ए दिया हुआ था ना, ये ए है। आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं? देखो ए बी का वेक्टर दिया हुआ है मुझे, ये ए बी दिया हुआ है, सही है। मैंने अभी आपको क्या बताया, ए बी किसके बराबर होता है, जवाब दें, ए बी किसके बराबर होता है, बी माइनस ए के। तो ए बी की वैल्यू लिखी मैंने, वेक्टर लिखा ए बी का, इजिकल टू, सामने बी नहीं पता था, बी की जगह खाली बी लिख दिया, ए पता था, ए की जगह ए लिख दिया, इसको वहां भेजो, इसको वहां भेजो, तो क्या हो जाएगा, बी इजिकल टू 5 - 1 प्लस -2 और 3, ठीक है, तब ये हो जाएगा 5 प्लस -2 3 हो गया, -1 प्लस 3, ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप वापस से ये अप्लाई करोगे, बी सी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। अच्छा यहाँ पर बताया हुआ ए बी और बी सी बराबर हैं, बी सी की जगह भी यही लिख देंगे, 5 - 1। अगेन यहाँ पर आएगा सी माइनस बी, बी की जगह ये पुट कर देंगे, वहां भेजो, सी भी आ गया। जरा गौर से देखें मेरी वर्किंग, 5 + 3 8 हो जाएगा, -1 + 2 +1। अच्छा ये रिकरिंग डेसिमल में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लिखते थे x इज इक्वल टू 0.23, डॉट लगा हुआ है। पहला स्टेप हमारा कि दो इक्वेशन बनानी होती थी हमें। पहली इक्वेशन क्या होती थी कि हमें ये डॉट से पहले डेसिमल लेकर आना है, तो ये क्या होगा, 10x इज इक्वल्स टू 2.3। अच्छा इसके ऊपर डॉट है। अब इसके बाद दोबारा दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होती थी, 100x इज इक्वल्स टू 23.3। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये मेरी कौन सी इक्वेशन 2 है, ये है इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 23.3, पहले ये करेंगे 100x माइनस 10x, ऊपर नीचे लिख लेता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। 100x है, यहाँ पर 23.3 है, ये 10x है, और यहाँ पर क्या है, 2.3 है, माइनस कर लो। 100x माइनस 10x क्या बचा है, 90x। 23.3 माइनस 2.3 कितना हो जाएगा, 21। x इज इक्वल्स टू 21/90। अब आप तो सिंप्लीफाई करोगे, 3 से 3 7 जा 330, 7/30 इज द आंसर। ठीक है, अब उसके लिए रिकरिंग डेसिमल, जिसने लेक्चर देखा हुआ है, अटेंड की हुई क्लास, तो बहुत इजी है, अदरवाइज तो पूरा समझाना पड़ेगा। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, फाइंड द एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। जी प्रॉपर्टी तो पैरेलल लाइंस में लगती, जी प्रॉपर्टी नहीं लग सकती इसमें। देख लेते हैं इसके अंदर क्या लग सकती है प्रॉपर्टी। इसमें डायमीटर तो नहीं है ना कुछ बताया हुआ है, नहीं डायमीटर कुछ भी नहीं है इसमें, ये जो लाइन है बी डी इज नॉट अ डायमीटर। सोचते हैं, देखो ये 68 है, 68 के सामने वाला ये तो एंगल हमें मिल जाएगा, 68 के सामने वाला एंगल कितना है, 180 माइनस 68 हो जाएगा। बताएं क्या बनेगा ये, 180 माइनस 68, 180 माइनस 68 कितना हो जाएगा ये, 112 ना। अच्छा अब ये 112 हो गया हमारा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है इसके चारों कॉर्नर सर्कमफेरेंस का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल ये, अगर ये 68 है तो उसके सामने वाला क्या होगा, 180 माइनस 68, ये तो एक चीज हो गई हमारी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है आपको एक्सप्लेन भी करना है हर स्टेप में, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये लिख दिया मैंने, बस ये हो गई एक्सप्लेनेशन की। अच्छा ये तो 112 निकल गया, मुझे निकालना है लेकिन ये वाला आंसर। इसके लिए पता है क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो। स्ट्रेट लाइन है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होती है ना,
तो 112 प्लस 150 प्लस 50 और 180 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 112 और 50, 162 हो गया, 180 से माइनस 18 आ गया। इसका मतलब है अब ये वाली चीज, एक और चीज ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अंदर क्या होता है कि ये देखो, ये क्या है, कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। जहां कॉर्ड और टेंजेंट मिल रहे होते हैं ना, तो इस कॉर्ड का जो सामने वाला एंगल होता है वो भी यही होता है। दिस इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब आप क्या बोलोगे? आप कहोगे भाई x इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज। खाली आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत कम लगती है, इसको मैं फिर से बता दी। प्रॉपर्टी क्या है? देखो, ये सर्कल बना हुआ है, ये मेरा सेंटर है। अच्छा भाई, अगर मैं कहता हूँ ये जैसे कि एक मेरी कॉर्ड है, ये टेंजेंट है। देखो, कॉर्ड और टेंजेंट का आपस में जो एंगल होगा ना, ये एंगल एक्स है। तो इस कॉर्ड का अब ये सामने की तरफ कहीं भी एंगल बना लो आप सर, लेकिन बस रूल ये है कि वहां होना चाहिए सर्कमफेरेंस का। ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स है, मतलब ये इसके सामने वाला। यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये 18 निकाल लिया मैंने, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? 18 कैसे निकाला? 18 तो ऐसे निकाला ना, स्ट्रेट लाइन, पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होती है। 180 में से ये 50 और 112 माइनस कर दिया। ठीक है, ये 5 मार्क्स इसने दिए हैं, क्योंकि जाहिर है इसने ये आंसर भी निकालने हैं हमें, और ये इसके थ्योरम भी बताना है कौन सा है। और आपने सिर्फ आंसर निकाल दिया तो कम मार्क्स मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये यही प्रॉपर्टी लगेगी ना। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को लगाकर आप ये भी कह सकते हैं ना, जैसे ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। तो अब इस तरह भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके फिर 180 से माइनस कर लो, तब भी 18 ही आएगा। बात एक ही है। ये इसमें स्ट्रेट लाइन लगाया मैंने, इसमें भी आप ये जो 50 है ना, तो ये वाले 50 पहले आप शो करोगे, इसको बोल बताओगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही तो बन रहा है। उस साइड से देख लो ना, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, ये 50 है तो ये सामने वाला भी 50 होगा। अब इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करोगे तो आंसर 18। बात एक ही है। राइट डाउन 25 टू द पावर ऑफ 3/2। नेगेटिव है, जब पावर नेगेटिव होती है ना, तो नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, जब नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। अच्छा, 3/2 का मतलब पता है क्या है? पहले तो 1/25 की पावर 3 होगी ये, और स्क्वायर रूट भी होगा। पहले स्क्वायर रूट कर लो हमेशा, स्क्वायर रूट कर लो ताकि नंबर थोड़ा छोटा हो जाए। याद रखना, पहले क्यूब करोगे बाद में स्क्वायर रूट करोगे, बहुत मुश्किल होगा। पहले स्क्वायर रूट कर लो, 1/5 हो गया, फिर क्यूब। अब क्या होगा? 1/125। वन का तो क्यूब कुछ भी कर लो, वही रहेगा ना। वन का स्क्वायर रूट कर लो, क्यूब रूट कर लो, वन की कोई पावर वन ही रहेगा, 5 की जगह आ जाएगा। देखो, पहले स्क्वायर रूट कर दिया ना मैंने, 1/25 का स्क्वायर रूट 1/5 हो गया। अब क्यूब कर रहा हूँ, तो वन का क्यूब वन ही रहेगा, और 5 का क्यूब 1/25। ठीक है, चल। नंबर 16, यूनिवर्सल सेट इज गिवन। ठीक है, सेट ए का बताया हुआ 6 से लेकर 10 तक है। सेट ए के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 6, 7, 8, 9, 10। सेट बी के अंदर क्या क्या आएगा बताओ? फैक्टर ऑफ 18, वो नंबर जो 18 के फैक्टर हो, 18 के फैक्टर मतलब जो 18 से डिवाइड हो सके। 1, 2, 3, 6, 9। ठीक है, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर वो होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। वन भी तो है, वन भी तो वन का ही स्क्वायर होता है ना। 1, 4 और 9। 16 हो सकता है, बट वो रेंज से आउट है। बस में यही है ना, 1, 4 और 9। सही है, स्क्वायर नंबर वो होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। नाउ कंप्लीट द वेन डायग्राम। अटेंशन एवरीवन, कंप्लीट द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कंप्लीट करो उसकी। क्या करेंगे इस वेन डायग्राम के अंदर हम? सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन, कुछ कॉमन, तीनों में क्या कॉमन है? नहीं, सिर्फ 9 है तीनों में कॉमन, सिर्फ 9 है। ए और बी में क्या कॉमन है? 6 और 9 दोनों है, बट 9 आ चुका है तो अब 6 है।
सही है। ए और सी में, खाली ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। बी और सी में वन कॉमन है। ठीक है, अब रिमेनिंग लिख देंगे। ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स 6 और 9 हो गए, 7, 8 और 10। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 और 3। सी के रिमेनिंग एलिमेंट्स, सी के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है? 1 और 9, बाकी क्या बच गया? 4। अच्छा भाई, फिर इसके बाद क्या करेंगे? ओवरऑल यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया है, 7 आ चुका है, 8 आ चुका है, 9, 10, 11, 12 बचा हुआ है। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। लिखा हुआ है बाहर, 5, 11 और 12। अच्छा भाई, ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से, मतलब कौन कौन से नहीं, कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहे हैं, किसमें? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो चीजें चाहिए हमें जो ए में आती हो, सी में भी आती हो, लेकिन बी में ना आती। अब देखो क्या कहते हैं, हम देखते हैं, ए में आता हो, सी में भी आता हो, लेकिन बी में ना आता हो, तो फिर जीरो होंगे, कोई भी नहीं है ऐसा एलिमेंट। देखो, ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी में तो बस ये दो ही हैं, लेकिन बी में से हटाना है, बी में ना आता हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जीरो ही होगा फिर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The times some students take to travel to school one morning are shown on the table. On the grid, complete the histogram. हिस्टोग्राम के लिए आपको पहले निकालनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ठीक है, सबको निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शाबाश। पहला वाला तो बना हुआ है ऑलरेडी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 16 है। इसकी क्लास विड्थ, क्लास विड्थ कितनी? डिवाइडेड बाय 10। क्लास विड्थ का मतलब होता है इन दोनों के बीच में गैप कितना है। 10 से लेकर 20 तक के बीच में गैप कितना है? 1.6 आ गया। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 10, 1.6। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 5 का। तो 29 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा ये? 5.8। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या गैप है? 5 का। तो 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 4। तो इन दोनों के बीच में 30 का गैप है। अब 15 डिवाइडेड बाय 30, 0.5। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो है कहते हैं 1.6 की हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है। ठीक है, और 10 से लेकर 20 के बीच में 1.6। अच्छा, ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। कौन सा बना हुआ है? 10 से 20 वाला नहीं, हमारा बना हुआ है 5 to 10 वाला बना हुआ है। ओके, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट यही है, 1.6 ही है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है? 20 से लेकर 25 तक के लिए 5.8। 20 से लेकर 25 तक के लिए 5.8।
अच्छा, बट 25 से लेकर 30 तक 4 है। 25 से लेकर 30 तक 4 है, और फिर उसके बाद 30 से 60 तक 0.5 है। Okay, Jamila says the histogram shows that there are same number of students in the range 5 to 10 and 10 to 20. Explain why she is wrong. एक बात बताओ, 5 to 10, 5 से लेके 10 तक लेके 20 तक दोनों की हाइट तो सेम है। हाइट सेम है तो इसका मतलब है क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? नहीं, नहीं। उसका रीजन क्या है कि उनकी विड्थ तो सेम नहीं है ना। हिस्टोग्राम के अंदर बेसिकली जो एरिया होता है ना, वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो डिटरमाइन करता है। अगर आपकी विड्थ भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, फिर तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है बराबर। बट अगर हाइट सेम है बट विड्थ सेम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि फिर इसका मतलब है कि वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आप बताओगे एक्सप्लेन व्हाई शी इज रॉन्ग। अब आप बताओगे इन हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ बार रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड in this case area is not same। ठीक है, एक तरह से ये इस तरह भी लिख सकते हो, वरना ये लिख सकते हो विड्थ इज नॉट सेम, तो भी चलेगा। क्या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कैसे पता चलेगी आपको? इसकी तो आपको पता ही नहीं है ना फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा हूँ, आप यूं कुछ भी कह लो, बस समझा दो कि भाई जैसे कि आसान बात तो यही है ना, उसको निकालने से बेहतर आप क्या बोलोगे कि भाई इनकी हाइट सेम है बट द विड्थ इज नॉट सेम, यूं बोल दो। In this case, the height is same, but the width is not same. Therefore, the frequency will not be same. Frequency same होने के लिए height भी same होनी चाहिए और width भी same होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाऊँ मैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 18, द डायग्राम शो द स्केच ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। द ग्राफ क्रॉसेस द y एक्सिस एट पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। देखो याद रखना, हमेशा y एक्सिस के ऊपर क्या होता है? x 0 होता है। अभी हमने पीछे भी आया था, y एक्सिस पे x 0, x एक्सिस पर y 0, उल्टा है साहब। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डाल देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5। ठीक है, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या हो जाता है? 1। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? y की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू 0 है, 0,8। हमेशा x पहले लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। लिखना जरूरी होता है। नेगेटिव तो नहीं होगी, लेकिन मतलब बेहतर है कि आप लिखो, बीवीसी ले ना, क्योंकि आपकी जो वर्किंग है उसमें एग्जामिनर को आपका आंसर नहीं समझ में आया, देखिए नहीं तो नीचे लिखा हुआ तो आराम से वो मार्क कर लेगा। रिकमेंडेड अप्रोच है, आपने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना भूल गए तो मार्क ऐसा भी नहीं कि कट ही जाएंगे। साफ साफ दिख रहा है ऊपर आंसर तो मिल जाएंगे। अब ये राइट डाउन द एसिम्पटोट, ये क्या चीज है ये बता दूं मैं आपको। एसिम्पटोट पता है किसको बोलते हैं? डॉटेड लाइन एक बनती है, ठीक है। राइट डाउन द एसिम्पटोट, यहाँ पर यानी कि इधर बनेगा एसिम्पटोट, इसको कहते हैं। देखो ये जो कर्व बना हुआ है ना हमारा, ये कर्व जैसे बना हुआ है हमारा, अब ये यूं जाकर ऐसे हो जाएगा सीधा, ये यूं ही हो जाएगा ऐसे ही। समझ रहे हो बात को ना? ये चीज यूं ऐसे यूं कर्व घूमेगा ना, मतलब एसिम्पटोट उसको बोलते हैं कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे टच नहीं करेगा। अभी एसिम्पटोट कहाँ आएगा? ये जो अलग से जो प्लस हो रहा है ना, ये एसिम्पटोट कहलाता है। इसको 5 है ना, ये कहते हैं एसिम्पटोट। अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, आंसर हम दे देंगे इसका 5। बस, कोई वर्किंग नहीं है, ये नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मैं बता, गौर से सुन ले, जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसिम्पटोट इसको ही कहते हैं, ये डॉटेड लाइन को, ये डॉटेड लाइन बन रही है, ये कर्व जब ये घूम जाए और जिस लाइन पे टच नहीं हो रहा हो, इसको एसिम्पटोट कहते हैं।
कि यहाँ पर 5, ये अलग से जो प्लस हो रहा होता है ना, देखो ये पूरी इक्वेशन है इसकी, और साइड में अलग से क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, तो यही है सम टोटल 5। जो भी अलग से नंबर लिखा होगा, +6 होगा तो आपने 6 लिखना है, 7 है तो 7 लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। f of x is equals to 5x plus 2, g of x is equals to x square minus 2h of x is equals to 7 minus x. Find f of 3। f of 3 के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, 5 3 था 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 17। अच्छा, अभी नेक्स्ट है हमारे पास जी एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, पहले हम जो है ना क्या कहते हैं, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जगह आ जाएगा 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5। ये यहाँ पर x की जगह ये पुट कर देंगे, 25x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 5 द 20x प्लस 4 माइनस 5, 25x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1। नाउ सॉल्व 3 divided by h f of x, 3 divided by h f of x is equals to -1। 3 divided by h f of x, h f of x। अब h के अंदर आपने क्या करना है, f of x पुट करना है। ऊपर क्या था, g f of x था, अब है h f of x। चलिए ये निकाल लो, हाँ h f of x पहले निकाल लो। 7 माइनस x की जगह ये आ जाएगा, ठीक है, -5x प्लस 5। अब ये आपका सिर्फ क्या निकला है, एच ऑफ एक्स निकला है। अब इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3 अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -5x प्लस 5। एक सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 8/5। तो सिंप्लीफाई कर लो, 8/5 क्या हो जाएगा, ये 1.6 होता है। आपको इस तरह से करना पड़ेगा, 8 बाहर अंदर 5 बाहर, 5 1 जा 5, 3 बच गया, डेसिमल लग जाएगा 0, 5 6 जा 30। क्या कह रहे हो आप, फिर से बताओ। ये कर दो तो बेहतर है, नहीं करो शो, मेंटली भी कर सकते हो अगर दिमाग में कर लिया तो, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ऐसे करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। OACB is a parallelogram। OA is equals to 2F, OB is equals to 2G। ठीक है, अब निकालना क्या है, फाइंड AB। ए बी निकालना है, ए से शुरुआत करनी है और बी तक जाना है हमें। क्या करेंगे, ये ए बी इज इक्वल्स टू -2F प्लस 2G। देखो ए से मुझे शुरू करना है और मुझे बी तक जाना है, रूल ये मैंने ये रास्ता दिया। अब मैं अगर एरो के ऑपोजिट चलूंगा तो माइनस लगाऊंगा, एरो के साथ जाऊंगा तो प्लस लगाऊंगा, ये रूल है। तो ये -2F प्लस 2G हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स सी निकालना है। एक्स कहां पर है, एक्स इज ऑन ए बी सच दैट ए एक्स रेशो एक्स बी 3:1। एक्स कहां पर है, ए बी के ऊपर है, यहाँ बीच में कहीं एक्स होगा, ए एक्स रेशो एक्स बी। अच्छा, एक्स थोड़ा आगे होगा यहाँ, क्योंकि ये 3:1 है। ये वाली साइड पहले वाली ए एक्स वाली साइड बड़ी होगी और एक्स बी वाली साइड छोटी होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स से शुरू करना है और सी तक जाना है। क्या करूंगा मैं, देखो एक्स से शुरू करूंगा, पहले एक्स से बी जाऊंगा और बी से सी, एक्स बी
प्लस बी सी। अच्छा एक्स बी क्या होगा मेरा, एक्स बी का रेशियो 1 है, तो 1 और टोटल रेशियो कितना है, टोटल 4 है। अगर देखो पूरा टोटल कितना है 4 है, उसमें से ये खुद क्या है 1, थोड़ी सी अटेंशन रखो, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, ये पूरी चीज, ये पूरी ए बी है, ये निकाला है ना हमने, ये पूरा ये है, ये हमने क्या निकाला, ये पूरा जो मैंने निकाला ना ये एक्स बी निकाला है। अब मुझे क्या करना है, प्लस क्या करना है बी सी, बी सी जो है वो तो इसी के बराबर होगा ना, ये 2f है तो ये भी 2f होगा। बस ये आंसर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं वापस से बता रहा हूँ, जरा मेरी बात गौर से सुना। पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है ना, ए से शुरू करना है बी तक जाना है। क्या रास्ता लोगे, ये रास्ता लोगे, क्योंकि मैं एरो के ऑपोजिट चल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा माइनस, और यहाँ प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई है, आगे चलो। इसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ये जो मैंने ए बी निकाल लिया ना, इस पूरे ए बी का, इस पूरे ए बी का 1/4 करूंगा तो क्या आएगा, एक्स बी आएगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, ये पूरा ए बी निकला हुआ है, मेरा ए बी क्या निकला हुआ है, -2f+2g। इस पूरे का 1/4 करूंगा तो मैं क्या बन जाएगा, ये एक्स बी। अब मुझे क्या करना है, एक्स बी प्लस बी सी। 1/3 नहीं करेंगे, 1/4 करेंगे। देखो 1:3 का रेशियो है ना, अगर ये चीज 1 है तो पूरा क्या होगा 4 होगा, तो इसलिए 1/4 है, यूं देखेंगे इसको 1/4 और इसको लिखेंगे 3/4। ठीक है, और बस इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम ले लें, अगर पूरे का एलसीएम 4 आ जाता है तो ये -2f प्लस 2g प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8f हो जाएगा ये। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 6f+2g/4। अब सिंप्लीफाई करो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3f+g/4, 2 1 2 2 का, तो 3f+g/2। ठीक है, 3f+g/2, दिस इज द फाइनल आंसर। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन एट सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है भाई, इसको एक्स को कर लें हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर 3x² प्लस 6x माइनस x -2, और ये हो जाएगा 4x+8 -15x+5। बेटा ये डायरेक्ट नहीं, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेते हो तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है, ये वहां मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एलसीएम लेते हुए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ये वहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ होगा। अब आपने इसको एक्सपेंड कर लिया ब्रैकेट्स को, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, 3x² प्लस 5x -2, और ऊपर क्या आ रहा है, 8 + 5 13, और 4x -15x -11x। ठीक है, राइट डाउन एज अ सिंगल फ्रैक्शन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो बस यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, diagram shows a circle of radius 3, the minor sector of the angle is 100। ठीक है, calculate the area of major sector, area of major sector, area of sector, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आपके पास, θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। ठीक है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। ठीक है, 100 है, और बस जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम कर लेंगे इसको, 0 कैंसिल, 10/36 मल्टीप्लाई बाय पाई, और r² यानी कि 9 हो जाएगा, 9 1 9 4 36। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है मेजर। ओके,
एंगल दिया हुआ है माइनर का और कैलकुलेट करना है मेजर। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 100 की जगह ये वाला लेना पड़ेगा। ये 100 दिया हुआ है लेकिन 100 माइनर का है, निकालने को मेजर बोला हुआ है, तो कितना बच जाएगा 260। ठीक है। अच्छा भाई, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 26/36 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 9। 9 1 जा 9 4 जा 26/4 पाई। 26/4 कितना हो जाएगा 13। 13/2 6.5 पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई में देना है ना, 13/2 पाई का क्या 13/2 या 6.5 एक ही बात है। बट यूजुअली इस तरह के आंसर फिर ना उसमें डेसिमल में इसमें देते हैं, फ्रैक्शन में देते हैं। 6.5 भी चलेगा। अच्छा भाई, राइट दिस इन दिस फॉर्म। अब क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि डिफरेंट इसमें मेथड्स हैं। एक तो ये है कि हम ये करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म सीख लें, लेकिन ज्यादा अच्छा ये एक्सपेंशन कर लो। इसको एक्सपैंड करो, पूरे को एक्सपैंड करो और उसके बराबर रख दो, ए और बी की वैल्यू ना देंगे। a² - 2ab + b²। ये पूरा मैंने एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, a² - 2ab + b² से, और इसको इजिकल्स टू रख दो। अब आप क्या करोगे, ये पहला वाला x² के बराबर है, -6x किसके बराबर है, -2ax। x x कट गया, a क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस से माइनस कटा, 2 1 जा 2 3 जा, a 3। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं, देखें जरा मैंने क्या किया, एक्सपेंशन करने के बाद इनको इक्वल रख दिया, ये वाला इसके बराबर है। और ये 19 किसके बराबर होगा, पूरे के, ये 19 पूरा, 19 -19 = a² + खाली b नहीं, a², ये कांस्टेंट के बराबर है। कांस्टेंट वो होता है जिसमें x ना हो, जिसमें x ना हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये 19 पूरे के बराबर होगा, a² + b। -19 = a² + b। तो अब क्या होगा, b -19 -9। देखो एक मिनट, अच्छा, -19 -9 -27 हो जाएगा ये। पूरा मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर शुरू से स्टार्ट कर लूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करो उसको अटेंटिव होने की बस। x माइनस a की वैल्यू 3 आई है, और b की वैल्यू आई है -27। ये आंसर है। ठीक है, मैं जरा शुरू से बता रहा हूँ, गौर से सुने मेरी बात। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एक्सपेंड किया। ये वाला तो एक्सपेंड हुआ हुआ ही था ना, राइट साइड वाले को मैंने पूरे का एक्सपेंड किया। एक्सपेंशन करने के बाद अब दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के सामने है ना, तो क्या होगा, x² वाला x² के बराबर होगा, x वाला x के बराबर होगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, x² और x² को तो इक्वल रखने का कोई फायदा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया। पहले मैंने क्या किया, -6x को बराबर रख दिया किसके, -2ax के। फर्स्ट पार्ट क्या है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। एक ग्राफ होता है ना, ऐसे ये इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है, किसको बोलते हैं, जो टर्न हो रहा था आखिर में जो पॉइंट, उसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, ये रूल है कि जब भी आपके पास अगर जो है ना इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए ना, इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन आ जाए, तो उसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, ये हो जाएगा a, b। अगर आपने इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ना, नाउ a, b इज द टर्निंग पॉइंट। यानी कि हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू क्या है हमारी, बोले a की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, 3। बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -28। तो ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, इसको याद रख लो। जब भी आपकी इक्वेशन इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में, ये होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में कन्वर्टेड होगी, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में ना हो तो पूछेगा भी नहीं वक्त टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पूछेगा जब आपसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाए। इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा लिया, तो अब ये जो a, b है, ये क्या होगा आपका, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। आप इसका ग्राफ बना के अगर कभी चेक भी कर लोगे ना, तो टर्निंग पॉइंट यही आएगा। तो ये आंसर होगा हमारा टर्निंग पॉइंट का, 3, -28।
चलें नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सिंप्लीफाई। अब क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 75 प्लस अंडर रूट ऑफ 27। अच्छा, अंडर रूट के अंदर अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये दोनों सेम होते तो हम प्लस माइनस कर लेते हैं, दोनों अलग अलग हैं तो थोड़ा रिड्यूस करो। देखो जरा, 75 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 75 को अगर हम थोड़ा सा वो करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, किससे डिवाइड हो रहा है ये, 5 से हो रहा है, फिर आ जाएगा 25, 5 से होगा तो आएगा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 3। अच्छा, तो 3 से 1, मतलब पहले 3 भी लिख सकते थे हम, तो मतलब 5, 5 और 3, ये चीजें आ रही हैं। 75 की जगह क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था, जब दो चीज हो जाती हैं, जब दो चीजें आ जाए, दो 5 आ जाए, तो उसकी जगह क्या होता है, एक 5 बाहर आ जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, ये स्क्वायर रूट के अंदर जब भी ऐसा हो कि ये दो नंबर आ गए, दो पेयर आ गया, दो 5 आ गए, तो एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब इन दोनों की जगह एक 5 बाहर, और अंदर सिर्फ क्या रहेगी, 3। तो मतलब 75 को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया 5 अंडर रूट 3 में। इसी तरह 27 को भी इसी में कन्वर्ट करूंगा, 27 लिखूंगा। 27 तो बल्कि करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने दिमाग में भी तो कर सकता हूँ, 27 तो आसान है। 27 के अंदर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दफा 3, 3, 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 27 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, दो 3 की जगह क्या होगा, एक बाहर, अंदर सिर्फ एक 3 रह गया बस। इन दोनों को क्या करना है आपने, प्लस। अब हो सकता है प्लस, 5 अंडर रूट 3 है, दूसरा क्या है, 3 अंडर रूट 3 है, दोनों में अंडर रूट 3 है, एक जगह 5 है, एक जगह 3, तो 8 हो जाएगा ना, 8 अंडर रूट 3। मतलब आप समझ लो मैंने अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, 5 + 3, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा 8 अंडर रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर। एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, अंडर रूट 75 है, अंडर रूट 27 है, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस नहीं कर सकते, तो आपको दोनों को ऐसी ऐसी चीज में लाना पड़ेगा कि दोनों को मैं प्लस कर सकूं, प्लस या माइनस सेम कर सकूं। तो अंडर 75 को पहले सॉल्व किया मैंने, फिर अंडर रूट 27 को सॉल्व किया, एक 5 अंडर रूट 3 आ गया, एक 3 अंडर रूट 3 आ गया, अब इनको प्लस कर दिया, तो 8 अंडर रूट 3 इज द आंसर। नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका क्या बताया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो a² माइनस b², और न्यूमरेटर में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 माइनस 3 अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर को सॉल्व करो जरा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a² माइनस b², 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5। अब डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, -1 आ गया, ऊपर क्या है, 6 माइनस 3 अंडर रूट 5। अब ये माइनस, डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है ना, वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर इस माइनस को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पार्ट सी अगर हम देखें, पार्ट सी में हमें जो उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया के अंदर ना हमारे पास टोटल कितनी है, ओपन है, ऊपर से, ऊपर वाली साइड तो है नहीं। टोटल हमारे पास कितनी है, 5 साइड्स हैं। 5 साइड में क्या होगा, 4 साइड्स होंगी और एक हमारा नीचे का बेस होगी, ठीक है ना। तो हमारी जो है कि जो 5 साइड है, उसमें से एक साइड हमारी, ये सामने वाली क्या है, ट्रेपीजियम, नीचे वाली भी ट्रेपीजियम, ये तो ओके है। नीचे वाला हमारा क्या है, रेक्टेंगल, वो भी ठीक है, लेकिन ये साइड पर है ना, साइड पर भी ये रेक्टेंगल्स ही हैं, ये भी रेक्टेंगल है। तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ, बीसी की लेंथ। बीसी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा 26 से नीचे क्या है, थोड़ी अटेंशन रखे, 26 से नीचे क्या है, 14, 26 माइनस 14 करो क्या आएगा, 26 माइनस 14 करो क्या आएगा, 12। आधा आधा कर दो, 6 यहाँ कर दो, 6 यहाँ कर दो। देखो जरा, पूरा ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाली लेंथ कितनी है मेरी, 26, नीचे वाली लेंथ कितनी है, 14। 26 माइनस 14 कर दिया, बीच में 12 बचा, दोनों तरफ 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये खुद 8 है, अब ये 8 है और ये 6 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा, बीसी की लेंथ आ जाएगी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36।
BC हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, BC की लेंथ आ जाएगी 10। अब आपको जब सरफेस एरिया चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, पहले तो ट्रेपीजियम का एरिया आपने निकाला हुआ ऑलरेडी। ट्रेपीजियम का एरिया 160 है, मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरा आप क्या करोगे, ये जो है साइड पर 30 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर उसके बाद नीचे बेस 14 मल्टीप्लाई बाय 30। यानी कि हमारा पहले भी हमने इसकी वर्किंग करी हुई थी, बस एक वर्किंग में चेंज है, ये 30 मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह 30 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 600। कितना बन गया ये, 600 और 420 है 1020, और ये 1340। ठीक है, ये 1340 आया है। अब यही 1340 यहाँ भी लग जाएगा, तो ये वाला आंसर भी चेंज हो जाएगा, बाकी वर्किंग सेम है। ठीक है, 1340 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 4 16, 6 और 1 ऊपर चला गया, 4 3 12, 4 1 5360। ठीक है, इसके अंदर अब जरूरी नहीं कि आप ये वर्किंग शो करो, आपने मेंटली भी कर सकते हो, लेकिन नहीं आ रहा था ये करना। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज।